हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 6 के ऊपर। चैप्टर 6 में आपने पार्ट 1 में सीखा था फुल लाइफ साइकिल यूज केस। ठीक है, उसके वो रोड मैप के पॉइंट्स जिस पे आप उसको पूरा कस्टमर का रोड मैप तैयार करोगे। उसके बाद आपने इसमें सीखा था यूज केस कॉन्सेप्ट कि भाई यूज केस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप समझ चुके हो पार्ट 1 के अंदर। अब हम पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 पे जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यू नीड टू मेक द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने होंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी या अपने स्टार्टअप की जर्नी या अपने बिजनेस की जर्नी को शुरू करने से पहले। क्योंकि देखो, अगर आप स्टार्टिंग मजबूत कर लोगे अपनी, आप सब चीज़ों से मजबूत हो जाओगे, तो सिंपल सी बात है कि भाई जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपको दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो ये आपने नहीं लिए तो आपको दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है और दिक्कतें बढ़ भी सकती है। क्योंकि कोई भी बंदा वो आपको एक सेकंड में जज कर सकता है कि ये बंदा रियली में ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हुआ है या ऐसे ही सिर्फ प्राइमरी रिसर्च या सर्वे करने आया है। तो यहाँ पे आपको ये फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको जर्नी शुरू करने से पहले ही तैयार करके रखने हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो और आप सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर पाए। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट शुड बी योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। जो पहला पॉइंट होता है वो आता है कि भाई आप मार्केट में तो जा रहे हो, मार्केट में तो आप उतरने वाले हो, बट मार्केट में जाने से पहले आपकी मार्केट जाने की रणनीति तैयार है। मार्केट में जाने से पहले मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको लेके जानी होती है, आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने फंक्शन एंड फीचर्स के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में। तो वो सारी चीज़ें क्या आपके पास रेडी है? तो यही वो क्रिटिकल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गो टू मार्केट रणनीति बनाए, अपनी वो स्ट्रेटेजी बनाए कि जिस रणनीति पे आप मार्केट में जाओगे, बातचीत करोगे, अपने बायर से मिलोगे, अपने कस्टमर से मिलोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर कि भाई आपके जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क है जो आपने बनाए हुए हैं आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपके सॉल्यूशन के लिए, वो आपके पास है अवेलेबल। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बंदा प्राइस पूछने लगा, अब आपने ए बंदे को कुछ प्राइस बता दिया, दूसरे बंदे को कोई दूसरा प्राइस बता दिया, तीसरे बंदे को कोई दूसरा प्राइस बता दिया। पता लगा मार्केट में, जब पता लगा कि भाई इसका तो एक प्राइस ही नहीं है प्रोडक्ट का, ये तो इस दुकान पे 15 रुपये का दे के चला गया, सामने वाली दुकान पे 10 रुपये का मिल रहा है और उस वाली दुकान को 25 वाले का 25 रुपये का दे के चला गया। तो यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रक्चर सबके लिए सेम होने चाहिए ताकि मार्केट में जो है ना आपको दिक्कत ना है। आपको मार्केट में दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास प्राइसिंग स्ट्रक्चर पहले से रेडी नहीं होगा या आप मोल भाव में फंस जाओगे कि चलो भाई इनको मैं 5 रुपये सस्ता दे देता हूँ, उनको मैं 5 रुपये महंगा दे देता हूँ कि इधर से नहीं कमाया तो उधर से कमा लिया, उधर से नहीं कमाया तो इधर से छोड़ दिया। जो भी आपकी प्लानिंग होगी तो वो गलती से भी मत करना। प्राइसिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके पास होने चाहिए और ये स्टार्टिंग में ही होने चाहिए आपके पास। ये नहीं है कि मार्केट में जाके आप तब वहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड करोगे, तो ये पहले से होने चाहिए। उसके बाद व्हाट शुड बी योर यूएसपी और वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मूल्य। अब कोई भी बंदा है, जब आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई सोल्यूशन लेके किसी बंदे के पास जाओगे तो वो सिंपल सी बात है, वो ये भी आपसे पूछेगा कि भाई क्या प्राइस है इसकी, है ना, क्या मेरे लिए ऑफर क्या है। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि रिटेलर के लिए प्राइस अलग होते हैं, होलसेलर के लिए अलग होते हैं, लेकिन जो बड़े वो होते हैं, जो होलसेलर से भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके लिए प्राइसिंग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वैल्यू प्रोपोजिशन होती है कि भाई आपने हर कैटेगरी के लिए अपना एक वैल्यू स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं होती मार्केट में जाके।
अब ऐसा है कि भाई होलसेलर को जिस प्राइस में आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उस प्राइस में आप रिटेलर को तो नहीं दे सकते, क्योंकि रिटेलर आपसे 10 पीस ले रहा है और होलसेलर आपसे 500 पीस ले रहा है, तो 500 पीस और 10 पीस की क्वांटिटी में फ़र्क है ना। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू प्रपोजिशन भी आपको पहले ही रेडी रखनी है अपनी। इसका मैंने फुल चैप्टर बनाया हुआ है जिसमें आपको वैल्यू प्रपोजिशन या यूएसपी आपको बहुत अच्छे से क्लियर की जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, हाउ विल यू पोजिशन योर सेल्फ कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। मतलब आप अपने कॉम्पिटिशन के सामने अपने आप को कहाँ पे स्थापित करोगे। कल को मान लो सपोज आपने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई सोल्यूशन लेके आप मार्केट में जाते हो और सिंपल सी बात है आपका कोई कंपटीशन वहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप अपने आप को कैसे स्थापित करोगे सामने वाले बंदे के सामने। तो वो जो रणनीति होती है, वो जो तरीका होता है, वो जो स्ट्रेटेजी होती है, वो पहले से ही आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप अपने कंपटीशन को डाउन दिखा सको या अपने कंपटीशन से बेहतर प्राइसिंग दे सको या बेहतर बेनिफिट्स दे सको सामने वाले को, या कोई भी वो अपनी अपनी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि भाई वो कंपटीशन से अलग कैसे है। क्योंकि अगर आप मान लो सपोज आपके का कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं हम, जैसे मान लो सपोज आपकी मैं बाइक की बात कर लेता हूँ। जैसे आपकी कोई बाइक है, 100 सीसी की बाइक है, ठीक है। वैसे मैं बाइकों पे काफ़ी एग्जांपल दे चुका हूँ, बट फिर एक एग्जांपल और दे देता हूँ। भाई एवरेज बाइक है आपकी, और देखो एवरेज बाइक में 2-3 तरह की बाइकों का मैं नाम लूँगा। जैसे सिटी 100 बजाज की ऑलरेडी अच्छा माइलेज देती है, एवरेज देती है, और प्लेटिना बहुत अच्छा एवरेज देती है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो स्प्लेंडर की एवरेज भले उसका कम हो सकता है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, पसंद बहुत ज़्यादा की जाती है वो। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपटीशन से अलग, भाई वो एवरेज कम देती है बट फिर भी उसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो बजाज अपना जो CD डिलक्स है उसकी भी वैल्यू है, या तुम्हारा सिटी 100 है उसकी भी अपनी वैल्यू है, प्लेटिना है उसकी भी अपनी वैल्यू है, अपनी मार्केट है। तो कंपटीशन से कैसे अलग हो आप, कैसे अलग बन सकते हो, वो प्लानिंग भी आपको पहले ही करके जानी पड़ेगी। कल को सामने वाले ने अगर ये क्वेश्चन डाल दिया कि यार आपसे सस्ता तो वो दे रहा है, आप ये बेनिफिट्स है, ये फीचर्स है, ये प्राइसिंग है और आपसे सस्ता दे रहा है, तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूँ, तो फिर क्या बताओगे वहाँ पे मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना आप। कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई तो ऐसी पॉलिसी लेके जाओगे ना जिससे वो कन्विंस हो सके, जिससे वो आपकी बात को मान सके। तो वो चीज़ भी आपको पहले ही रखनी है, क्योंकि आप एटलीस्ट उनको कन्वेंस कर पाओ। भाई आपने स्टार्टअप शुरू किया, उसमें पैसा लगाया, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपना सॉल्यूशन सेल करने के लिए जो भी आपने मेहनत की, उसमें 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी पैसा आपने लगाया, फिर उसको बर्बाद थोड़ी ही करोगे। तो वो पैसा लगाने से पहले ये चीज़ भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद आपको पता लगे मार्केट में आपने सब कुछ कर लिया और मार्केट में जाने के बाद पता लगे कि जी मैं तो मतलब बहुत गलत कंडीशन ले लिया मैंने, या गलत कंडीशन में मैंने ये चीज़ें बना ली, किसी के कहने से बना ली। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट शुड बी योर प्रोडक्ट एनहेंसमेंट प्लान। कि भाई आपका एनहेंसमेंट प्लान क्या है, आप जो जिस बंदे के लिए लेके जा रहे हो उसको क्या वैल्यू मिल रही है, उसको क्या ग्रोथ है उसकी, आपकी क्या ग्रोथ है। तो ये चीज़ें भी आपको पहले से ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे एक स्टार्टअप की जर्नी शुरू करने से पहले इन पॉइंट्स को का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चैप्टर 6 है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस, और ये फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस यानी कि चैप्टर 6 का पार्ट 2 आप देख रहे हो। पार्ट 1 में हमने बहुत क्रिटिकल नॉलेज आपको दी है, और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि जब भी आप अपनी स्टार्टअप की जर्नी शुरू करने वाले हो तो ये हथियार आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सको, उनको समझा सको, और वो कहीं पे भी आप अटको ना। जैसे मार्केटिंग की रणनीति क्या होगी, मार्केट की प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, वैल्यू प्रपोजिशन क्या होगी, है ना, कॉम्पिटिटर्स से आप किस तरीके से अलग दिखोगे, एनहेंसमेंट प्लान क्या होगा दोनों के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ध्यान में रखने हैं, और फिर उसके बाद ही आपको मार्केट में उतरना है। ये पहले ही आपको रखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो चैप्टर 2 में आज के लिए इतना ही।
अब जो चैप्टर 3 आएगा उसमें आप क्या सीखोगे, क्या समझोगे, मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चैप्टर 3 में, चैप्टर 6 के पार्ट 3 में, चैप्टर 6 के पार्ट 3 में आप सीखोगे 10 स्टेप ऑफ फुल लाइफ साइकिल यूज केस, यानी कि वो 10 स्टेप को आप समझोगे बहुत अच्छे से, जो फुल लाइफ साइकिल यूज केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये 10 पॉइंट्स कितने ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए और कितने ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल शाम को 5 बजे। और ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।